न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है, मुझे यकीन नहीं, बोले चिदंबरम। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने किया तिरंगे का अपमान। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना निंदनीय, शाइनेट। तिरंगा यात्रा में गंजे CM मोहन यादव। तो खबरें विस्तार से। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कोलकाता के साल्ट लेक स्थित विकास भवन के बाहर गुरुवार को बेरोजगार शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं। देर रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों के सिर फट गए और पैरों में गंभीर चोटें आई। झड़प में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया। प्रदर्शनकारी शिक्षक सुबह से ही विकास भवन के बाहर धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि रद्द की गई 25,735 SSC नौकरियों को बहाल किया जाए और योग्य अभ्यर्थियों को पुनः नियुक्त किया जाए। प्रदर्शनकारी दोपहर 12 बजे से इकट्ठा होने लगे थे और उन्होंने कार्यालय का घेराव कर लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महबूब मंडल और चिन्मय मंडल ने दोबारा परीक्षा में बैठने से इनकार करते हुए कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुदा कर आश्वासन नहीं देती, प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा। शाम होते होते स्थिति और तनावपूर्ण होती गई है। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी विकास भवन का गेट तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे भवन में मौजूद 100 से अधिक कर्मचारी अंदर फंस गए। मौके पर पहुंचे विधान नगर निगम के चेयरमैन सब्यसाची दत्ता को भी विरोध का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर कई लोग उनकी कार के आगे लेट गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटाया। रात करीब 8 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। इसके दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, कुछ के सिर फटने और पैरों में गंभीर चोट लगने की भी खबर है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 35,735 SSC कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई थी और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके चलते कई योग्य शिक्षकों की भी नौकरियां चली गई, जो अब बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है, मुझे यकीन नहीं, बोले चिदंबरम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने कहा है कि भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जितना मृत्युंजय सिंह यादव कहते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है, मुझे यकीन नहीं है। शायद सलमान खुर्शीद इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वे इंडिया गठबंधन की वार्ता टीम का हिस्सा थे। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बरकरार है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, लेकिन यह कमजोर लगता है। इसे एक साथ रखा जा सकता है, अभी भी समय है, अभी भी कुछ घटनाएं घटित होंगी। अगर आप भाजपा की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना चाहते हैं तो मेरे अनुभव में, इतिहास को पढ़ने के मेरे अनुभव में, कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत तरीके से संगठित नहीं हुई जितनी बीजेपी है। हर विभाग में यह मजबूत है, यह कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact.
I'm not sure. It's only Salman can answer because he was a part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams it's frayed. It can be put together. There is still time. There are still events which will unfold, which can be. But the underlying premise of Mr. Yadav's argument is correct. If you want to take on the formidable BJP machinery, in my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. In every department, it's formidable. It's not another political party. It's a machine behind which it's a machine, and the two machines control all the machinery of India. From the Election Commission of India to the lowest police station in India, they are able to control and or sometimes capture these institutions. It's a formidable machinery. Formidable machinery as much as can be allowed in a democracy, and comparable to one state party where the ruling party is formidable machinery. I'm not saying we are a one-state party, so don't misunderstand me. We are still an electoral democracy. We are not a full-fledged democracy, no more. We are an electoral democracy, and the best result of the 2024 elections is that nobody can undermine elections in India. You can interfere with elections, you can tamper with elections, you can tinker with elections, but you can't get rid of elections, or you can't have elections where the ruling party gets elected with 98% of the vote. That's not possible in India. 2024 has sealed that proposition. I'm very happy. बढ़ती अगली खबर की ओर। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने किया तिरंगे का अपमान। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले जयपुर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार 15 मई को देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इसमें विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उनकी हर जगह आलोचना हो रही। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तिरंगा यात्रा दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इस दौरान तेज धूप थी और यात्रा में शामिल लोगों को पसीना आ रहा था। विधायक बाल मुकुंद आचार्य को भी पसीना आ रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ में रखे तिरंगे से पसीना पोंछ लिया। उनके ऐसा करते ही विवाद शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कथित घटना भी राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा की है। हालांकि इस कथित वीडियो में ऐसा भी लग रहा है कि विधायक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना चेहरा पोंछने के लिए सादा कपड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए विधायक की आलोचना की और इसे शहीदों के बलिदान का अपमान बताया। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले जयपुर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार 15 मई को देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इसमें विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उनकी हर जगह आलोचना हो रही। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तिरंगा यात्रा दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इस दौरान तेज धूप थी और यात्रा में शामिल लोगों को पसीना आ रहा था। विधायक बाल मुकुंद आचार्य को भी पसीना आ रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ में रखे तिरंगे से पसीना पोंछ लिया। उनके ऐसा करते ही विवाद शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कथित घटना भी राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा की है।
हालांकि इस कथित वीडियो में ऐसा भी लग रहा है कि विधायक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो और उन्होंने अपना चेहरा पोंछने के लिए सादा कपड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए विधायक की आलोचना की और इसे शहीदों के बलिदान का अपमान बताया। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले जयपुर से विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार 15 मई को देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इसमें विधायक बालमुकुंद आचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उनकी हर जगह आलोचना हो रही। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तिरंगा यात्रा दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इस दौरान तेज धूप थी और यात्रा में शामिल लोगों को पसीना आ रहा था। विधायक बालमुकुंद आचार्य को भी पसीना आ रहा था तो उन्होंने अपने हाथ में रखे तिरंगे से पसीना पोंछ लिया। उनके ऐसा करते ही विवाद शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कथित घटना भी राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा की है। हालांकि इस कथित वीडियो में ऐसा भी लग रहा है कि विधायक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो और उन्होंने अपना चेहरा पोंछने के लिए सादा कपड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए विधायक की आलोचना की और इसे शहीदों के बलिदान का अपमान बताया। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है। वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था। एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना निंदनीय है, बोली शाइना अंसारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की है। एनसीडब्ल्यू का कहना है कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, साथ ही ये देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही बेटियों का भी अपमान है। मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ विवादास्पद बातें कही थी। उसके बाद विवाद शुरू हो गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और विजय शाह को वहां भी कड़ी फटकार लगाई गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान भी लिया। वहीं शिवसेना नेता शाइना अंसारी ने कहा है कि किसी भी नेता द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना निंदनीय है। राजनीतिक नेताओं द्वारा उनके लिंग, जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर उन्हें बदनाम करना किसी भी भारतीय को स्वीकार्य नहीं है। It's deplorable for any leader to comment on Colonel Sophia. Look at her track record. From 2004 to 2006, she was a platoon commander, leading over 30 soldiers in field operations. 2007 to 2009, she was with the United Nations Peacekeeping Mission in Congo, where she worked on conflict resolution, community support and security management. In 2010 to 2013, she was a senior instructor at IMA that trained cadets and gave them tactical signals for warfare. 2014 to 2017, as a battalion of the 2nd Command, she was in charge of operational planning, troop coordination and logistics on the field. 2018, she is the commanding officer overseeing strategic missions and disaster relief. Now this is Sophia Qureshi, and you have leaders of political parties choosing to defame her based on her gender, based on her caste creed community. This is not acceptable.
unacceptable to any Indian. As a woman of India, we salute our armed forces, we salute Sophia Qureshi, and we salute all those people who have put their lives out there to save Bharat. As far as the loudmouths go, please shut up. Do you think any legal action should be taken regarding it? The honourable courts have already said what they deem fit, and I think we as citizens need to unequivocally speak up. Speak up for Sophia Qureshi, speak up for all those women who are fighting gender biases, who have used technology to the best of advantage, who have empowered the armed forces and who have given a generational shift to the gender bias that existed in the armed forces. बढ़ती अगली खबर की ओर। तिरंगा यात्रा में गरजे सीएम मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हम सब सेना को सम्मान देने के लिए इस यात्रा में एकत्रित हुए। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी एकजुटता भी देखी, हमारे देश का पराक्रम भी देखा और पुरुषार्थ भी देखा। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि आज हम पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है। हमारे राफेल ने कमाल कर दिया है। भारतीय सेना ने ऐतिहासिक शौर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का आजादी के बाद यह चौथा युद्ध था। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का योगदान देकर आजादी के बाद चौथे युद्ध में 4 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, वह अभूतपूर्व है। हमारे देश की सेना ने एक ऐसा कार्य किया है जो ना भूतो ना भविष्यति। पलक झपकने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ने एक के बाद एक बड़े बड़े एयरवेज को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि वह करे कि क्या करे। डॉक्टर यादव ने कहा है कि दुश्मनों को जवाब देने में हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और हम कहीं से भी ढूंढकर दुश्मन को मार गिराएंगे। भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में मशहूर हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हम सब सेना को सम्मान देने के लिए इस यात्रा में एकत्रित हुए। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी एकजुटता भी देखी, हमारे देश का पराक्रम भी देखा और पुरुषार्थ भी देखा। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि आज हम पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है। हमारे राफेल ने कमाल कर दिया है। भारतीय सेना ने ऐतिहासिक शौर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का आजादी के बाद यह चौथा युद्ध था। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का योगदान देकर आजादी के बाद चौथे युद्ध में 4 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, वह अभूतपूर्व है। हमारे देश की सेना ने एक ऐसा कार्य किया है जो ना भूतो ना भविष्यति। पलक झपकने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ने एक के बाद एक बड़े बड़े एयरवेज को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि वह करे कि क्या करे। डॉक्टर यादव ने कहा है कि दुश्मनों को जवाब देने में हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और हम कहीं से भी ढूंढकर दुश्मन को मार गिराएंगे। भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में मशहूर हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हम सब सेना को सम्मान देने के लिए इस यात्रा में एकत्रित हुए। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी एकजुटता भी देखी, हमारे देश का पराक्रम भी देखा और पुरुषार्थ भी देखा। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि आज हम पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है। हमारे राफेल ने कमाल कर दिया है। भारतीय सेना ने ऐतिहासिक शौर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का आजादी के बाद यह चौथा युद्ध था। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का योगदान देकर आजादी के बाद चौथे युद्ध में 4 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, वह अभूतपूर्व है। हमारे देश की सेना ने एक ऐसा कार्य किया है जो ना भूतो ना भविष्यति। पलक झपकने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ने एक के बाद एक बड़े बड़े एयरवेज को ध्वस्त कर दिया।
पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि वह करे कि क्या करे। डॉक्टर यादव ने कहा है कि दुश्मनों को जवाब देने में हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और हम कहीं से भी ढूंढकर दुश्मन को मार गिराएंगे। भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में मशहूर हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हम सब सेना को सम्मान देने के लिए इस यात्रा में एकत्रित हुए। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी एकजुटता भी देखी, हमारे देश का पराक्रम भी देखा और पुरुषार्थ भी देखा। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि आज हम पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है। हमारे राफेल ने कमाल कर दिया है। भारतीय सेना ने ऐतिहासिक शौर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का आजादी के बाद यह चौथा युद्ध था। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का योगदान देकर आजादी के बाद चौथे युद्ध में 4 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, वह अभूतपूर्व है। हमारे देश की सेना ने एक ऐसा कार्य किया है जो ना भूतो ना भविष्यति। पलक झपकने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ने एक के बाद एक बड़े बड़े एयरवेज को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि वह करे कि क्या करे। डॉक्टर यादव ने कहा है कि दुश्मनों को जवाब देने में हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और हम कहीं से भी ढूंढकर दुश्मन को मार गिराएंगे। भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में मशहूर हो गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। आतंकवाद अब सहन नहीं, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा है कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह किसी एक देश का नहीं पूरी दुनिया का विषय है। जयपुर में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को नमन करता हूं। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा है कि शांति के भाव को बनाए रखते हुए आतंकवाद पर सटीक प्रहार करना हमारा उद्देश्य रहा है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया गया है और दुनिया में किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है। भारत ने एक सशक्त संदेश दिया है। अब एक बड़ा बदलाव आया। धनखड़ ने कहा है कि भारत ने केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ी कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी और उसे जीत भी लिया। सिंधु जल संधि को रोका गया है। देश और दुनिया को यह संदेश दिया गया है कि जब तक भारत के दृष्टिकोण से हालात सामान्य नहीं होते हैं, तब तक पुनर्विचार नहीं होगा। मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करूंगा। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड रखा गया है। शांति का ध्यान रखते हुए आतंकवाद पर चोट करना ये लक्ष्य रहा है और ये पहली बार हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर उनके सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है कि अब से एक बड़ा बदलाव आया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मैं राजस्थान की भूमि से, वीरों की भूमि से, महाराणा प्रताप की भूमि से, महाराजा सूरजमल की भूमि से उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए ये रक्षा का काम किया है। मेरे जीवन में 2 लोगों का बहुत बड़ा महत्व है, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी। दोनों का मिट्टी से लगाव रहा है, आम आदमी से जुड़ाव रहा है, निष्कलंक उनका जीवन रहा है और दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी पौध खड़ी की है। मैं उसकी बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में ओबीसी यात्रा का आगाज, आशीष देशमुख ने की मोदी सरकार की तारीफ। महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी रैली का आयोजन किया है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में बीजेपी जगह जगह ओबीसी रैली निकाल रही है।
इस दौरान आशीष देशमुख की प्रतिक्रिया सामने आई। आशीष देशमुख ने कहा है कि ओबीसी जनगणना का श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि ये गलत है। भाजपा नेता आशीष देशमुख ने कहा, महाराष्ट्र में हम जैसे लोगों ने ओबीसी यात्रा निकाली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ओबीसी जनगणना का आह्वान किया। सभी ओबीसी समुदायों की ओर से मैं केंद्र सरकार और मोदी जी का स्वागत करता हूं और उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। श्रेय को लेकर आशीष देशमुख ने कहा है कि इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने लिया, लेकिन विपक्ष द्वारा इसका श्रेय लेने का प्रयास गलत है। कल पटना में राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है, लेकिन सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री मोदी जी ने ओबीसी के लिए जनगणना करने और उनके लिए एक नया संवैधानिक आयोग बनाने के लिए अथक प्रयास किया। देखिए, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने ओबीसी यात्रा महाराष्ट्र में निकाली। हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने ओबीसी जनगणना हो वो बयान दिया। आज ओबीसी जनगणना करने का निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। समूचे ओबीसी जातियों की ओर से मैं केंद्र की सरकार का, मोदी जी का बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर यह जो मांग है, जो भाजपा के सरकार ने मान्य की है, उसका श्रेय लेने की कोशिश कल पटना में राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने की है। लोग जानते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी जी ये ओबीसी के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी की जनगणना हो, ओबीसी के लिए नया संवैधानिक आयोग की स्थापना हो, और इसलिए पटना में जो राहुल गांधी ने किया निश्चित तौर पे अच्छा नहीं था। एक लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे को पसंद पड़ेगा ऐसा निश्चित तौर पे नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंद्रशेखर बावनकुळे की सेंचुरी पूरी 100 डे प्रोग्राम में बाखूबी संभाला राजस्व विभाग। राज्य में महायुति सरकार बनते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को उनके कार्यों का 100 दिनों का कार्यक्रम देते हुए टारगेट पूर्ण करने का टास्क दिया था। सीएम के निर्देश व मार्गदर्शन में सभी विभाग के मंत्री व आलाधिकारी कर्मचारी अच्छे से अच्छा कार्य करने में जुट गए हैं। इनमें राजस्व विभाग भी एक। बावनकुळे ने सीएम के राज्य को विकसित महाराष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्व विभाग को रोड मैप तैयार किया। 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत उन्होंने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, तहसीलदार से लेकर अन्य अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों की अड़चनों को समझने और उसका निराकरण करने का निर्देश दिया था। विभाग को पारदर्शक बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की। राज्य में नई रेत नीति लागू की गई, जिससे जरूरतमंद परिवारों को घरकुल योजना के लिए 5 ब्रास तक रेत तस्करी पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय योजना की गई है। अब राज्य में रेत डिपो सिस्टम बंद होगा और नीलामी द्वारा रेत की बिक्री भी की जाएगी। बावनकुळे ने मृतक संपत्ति धारकों के वारिसों की सुविधा के लिए जीवंत 7/12 अभियान पूरे राज्य में लागू किया, जिससे वारिसों के नाम चढ़ाने में आसानी हुई। राज्य में 1660 पेट्रोल पंपों को अनुमति देने के लिए सभी जिलाधिकारी कार्यालय में खिड़की शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में महायुति सरकार बनते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को उनके कार्यों का 100 दिनों का कार्यक्रम देते हुए टारगेट पूर्ण करने का टास्क दिया था। सीएम के निर्देश व मार्गदर्शन में सभी विभाग के मंत्री व आलाधिकारी कर्मचारी अच्छे से अच्छा कार्य करने में जुट गए हैं। इनमें राजस्व विभाग भी एक। बावनकुळे ने सीएम के राज्य को विकसित महाराष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्व विभाग को रोड मैप तैयार किया। 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत उन्होंने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, तहसीलदार से लेकर अन्य अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों की अड़चनों को समझने और उसका निराकरण करने का निर्देश दिया था। विभाग को पारदर्शक बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की। राज्य में नई रेत नीति लागू की गई, जिससे जरूरतमंद परिवारों को घरकुल योजना के लिए 5 ब्रास तक रेत तस्करी पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय योजना की गई है। अब राज्य में रेत डिपो सिस्टम बंद होगा और नीलामी द्वारा रेत की बिक्री भी की जाएगी। बावनकुळे ने मृतक संपत्ति धारकों के वारिसों की सुविधा के लिए जीवंत 7/12 अभियान पूरे राज्य में लागू किया, जिससे वारिसों के नाम चढ़ाने में आसानी हुई। राज्य में 1660 पेट्रोल पंपों को अनुमति देने के लिए सभी जिलाधिकारी कार्यालय में खिड़की शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में महायुति सरकार बनते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को उनके कार्यों का 100 दिनों का कार्यक्रम देते हुए टारगेट पूर्ण करने का टास्क दिया था।
सीएम के निर्देश व मार्गदर्शन में सभी विभाग के मंत्री व आलाधिकारी कर्मचारी अच्छे से अच्छा कार्य करने में जुट गए हैं। इनमें राजस्व विभाग भी एक। पवन कुड़े ने सीएम के राज्य को विकसित महाराष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्व विभाग को रोड मैप तैयार किया। 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत उन्होंने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, तहसीलदार से लेकर अन्य अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों की अड़चनों को समझने और उसका निराकरण करने का निर्देश दिया था। विभाग को पारदर्शक बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की। राज्य में नई रेत नीति लागू की गई, जिससे जरूरतमंद परिवारों को घरकुल योजना के लिए 5 ब्रास तक रेत तस्करी पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय योजना की गई है। अब राज्य में रेत डिपो सिस्टम बंद होगा और नीलामी द्वारा रेत की बिक्री भी की जाएगी। बावनकुड़ी ने मृतक संपत्ति धारकों के वारिसों की सुविधा के लिए जीवंत 7/12 अभियान पूरे राज्य में लागू किया, जिससे वारिसों के नाम चढ़ाने में आसानी हुई। राज्य में 1660 पेट्रोल पंपों को अनुमति देने के लिए सभी जिलाधिकारी कार्यालय में खिड़की शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।